जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी को स्वागत करता हूं। दोस्तों टेस्ट सीरीज 19 है, वॉल्यूम 2 रुक्मिणी प्रकाशन पीएससी सेंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों इससे पहले 18 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। यदि आप उसे पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां आपको सारी वीडियो उपलब्ध मिलेंगे, या मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर वहां भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ करंट अफेयर का भी मैं सीरीज ला रहा हूं, जिसमें स्पीडी का करंट अफेयर है दोस्तों, वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस प्रश्न है, उसका सीरीज में ला रहा हूँ। तकरीबन 4 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ उसमें मल्टीपल चॉइस का। यदि उसे भी देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसे भी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ स्पीडी का 1 लाइनर फॉर्म में जो साल भर का करंट अफेयर था उसे मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, उसी प्लेलिस्ट में वो भी शामिल है, आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों, और रिवाइज कर सकते हैं अपने करंट अफेयर को और अपने तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। और यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 का पहला प्रश्न। जीके जीएस का पहला प्रश्न देखते हैं। आप लोग इसे बनाइएगा और देखिएगा कितना आप लोग को आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न में पहला प्रश्न आज क्या है, तो इसमें दिया गया है पहला प्रश्न, हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल पद्म पानी लाइफ टाइम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, यह प्रश्न पूछा है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर डी जावेद अख्तर को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी जावेद अख्तर को, और डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, हाल ही में सितंबर 2023 में नजमा अख्तर को शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। नजमा अख्तर को किस क्षेत्र में, तो शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। और दादा साहब हाल ही में बहीदा रहमान को, इसमें जो बहीदा रहमान है, ऑप्शन नंबर बी को देखिए, बहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किन्हें, तो वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पुरस्कार किया गया है। और ये अंबाई है, जो तमिल लेखक है अंबाई, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया अंबाई को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हमारा आंसर क्या था कि किसे, अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है, तो जावेद अख्तर को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 2 नंबर प्रश्न में, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, जिनका थीम ए डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन है। कहाँ सबमिट किया गया ये विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये इसका आयोजन जर्मनी में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, जर्मनी में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, जिसका थीम था ए डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन, ये इसका थीम था, इसका आयोजन जर्मनी में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। और सितंबर 2023 में इंडोनेशिया के जकार्ता में 43वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इंडोनेशिया में इस बार क्या किया गया था 23 में, तो आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों। और 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ था, तो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का जो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ था, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया। और 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन यदि आपसे पूछ ले जो 2024 में होना है, वो कहाँ होगा, तो रूस में होगा। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अगली बार कहाँ होगा, तो रूस में होगा। और उसके बाद मार्च 20 में पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन अमेरिका में आयोजित किया गया था दोस्तों। अमेरिका में क्या किया गया था, जल सम्मेलन का आयोजन किया गया था, पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी, इन चारों को तो मैंने पोस्टमार्टम कर दिया दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जर्मनी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे दोस्तों, ज्यादा करने पर काफी टाइम हो जाता है, काफी लंबा वीडियो हो जाता है, इस कारण से मैं इसे थोड़ा जल्दी निकालूंगा। ठीक है, 3rd नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 19 से 31 जनवरी यानी 19 से 31 जनवरी तक खेलो इंडिया गेम्स 2024 का आयोजन किस राज्य के 4 प्रमुख शहरों में आयोजित किए जाएंगे। 2024 में जो
हो चुके हैं 19 से लेकर 31 जनवरी तक खेलो इंडिया गेम्स, उसका आयोजन किस राज्य के 4 प्रमुख शहरों में किए जाएंगे, ये प्रश्न पूछा है। तो ये है तमिलनाडु के, इसमें तमिलनाडु राज्य के 4 शहरों में आयोजित किए जाएंगे, जो हो चुका है। तमिलनाडु के 4 शहरों में 19 से 31 जनवरी तक खेलो इंडिया गेम्स 2024 का आयोजन हो चुका है और तमिलनाडु के 4 शहरों में आयोजित किया गया है। ठीक है, वो यदि देखें कौन कौन शहर है, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में हुआ है, कोयम्बटूर में हुआ है, मदुरई में और त्रिची में, ये 4 जगह तमिलनाडु के थे, यहाँ पर आयोजित किए जा चुके हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर, तमिलनाडु में खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन किया गया है। ठीक है, यदि आपसे पूछे 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो उत्तराखंड में 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा। 2024 में 38वां राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा, तो 2024 में किया जाएगा 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 की ओर। नवंबर 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा हैप्पी नामक योजना का शुभारंभ किया गया, तो हैप्पी नामक योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया नवंबर 2023 में, तो इस योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार ने किया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, हरियाणा राज्य सरकार ने हैप्पी योजना की शुरुआत की है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में यदि हम देखें तो कौन सा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है, तो ब्रिक्स समूह का कौन सा देश सदस्य नहीं है। अभी जस्ट हमने बताया कि 2023 में जो ब्रिक्स हुआ था 15वां, वो कहाँ हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था 15वां, और 2024 में जो 16वां ब्रिक्स सम्मेलन होगा वो कहाँ होगा, जो रूस में होगा। ठीक है, तो ब्रिक्स का कौन है जो ब्रिक्स में शामिल नहीं इन चारों में से, तो ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका है जो ब्रिक्स समूह में शामिल नहीं है, श्रीलंका ब्रिक्स समूह में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। देखिए ब्रिक्स समूह में वर्ष 2009 में भारत, रूस, ब्राजील और चीन ने एक नए आर्थिक संगठन ब्रिक का स्थापना किया था, BRIC का स्थापना किया था। कौन 2009 में स्थापना हुआ था, कौन कौन थे, भारत, रूस, ब्राजील और चीन था, ये 4 देश थे। लेकिन 14 अप्रैल 2011 को दक्षिण अफ्रीका पहली बार शामिल हुआ और इसका नाम ब्रिक से नाम क्या कर दिया गया, ब्रिक्स कर दिया गया। ब्रिक्स दक्षिण अफ्रीका 5वां देश बना तो ब्रिक्स कर दिया गया। ठीक है, और यदि आपसे पूछे तो कि ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रिक्स का मुख्यालय संघाई चीन में है दोस्तों, संघाई चीन में ब्रिक्स का मुख्यालय है, और संघाई चीन में क्या है, ब्रिक्स का मुख्यालय है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ब्रिक्स में कौन सा मिले, श्रीलंका नहीं है। ब्रिक्स में देखें तो बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका है। इस बार जो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, 15वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ किया गया था, तो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन आपको जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। कहाँ किया गया था, दक्षिण अफ्रीका में, ये 15वां ब्रिक्स सम्मेलन है। तो फिर से स्टार्ट होगा, 16वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ होगा, रूस में होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है, टकला मकान मरुस्थल के बारे में पूछा गया, किस देश में स्थित है। टकला मकान मरुस्थल है जो आपको टकला मकान मरुस्थल चीन में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। चीन में टकला मकान नामक मरुस्थल है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है, चीन में। मरुस्थल मध्य एशिया के झिंजियांग स्वतंत्र क्षेत्र चीन में विस्तारित है। यह दक्षिण में कुनलून पर्वत तथा पश्चिम में उत्तर में पामीर और तियानसांग पर्वत से घिरा हुआ है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है दोस्तों, तो सहारा मरुस्थल है। ठीक है, सहारा मरुस्थल है। और थार मरुस्थल दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार है जो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो भारत में पड़ता है, पश्चिम भारत और दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान में फैला हुआ है थार मरुस्थल। ठीक है, विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है दोस्तों। कहाँ, ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, टकला मकान कहाँ है, तो टकला मकान चाइना में है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में कहा गया है, प्रश्न नंबर 7 में है, इसमें दिया गया है कि संविधान जो अधिनियम 2019 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा भारतीय संविधान के 3 अनुच्छेदों को संशोधित किया गया था। तो कौन से अनुच्छेद को संशोधित किया गया था भारतीय संविधान में 103वां संविधान संशोधन के तहत, तो इसमें दिया गया संविधान 103वां संशोधन अधिनियम 2019 का द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 को संशोधित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 15 और 16 को संशोधित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, किसको संशोधित किया गया था, 15 और 16 को। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, 8 नंबर प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 8 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है 8 नंबर प्रश्न में, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित
सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? 1976 में पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था विकसित? सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? ये प्रश्न पूछा है वर्ष 1976 में। उसका नाम क्या था उस सुपर कंप्यूटर का? तो वर्ष 1976 में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्रे 1 था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। क्रे 1 क्या था? क्रे 1 था। और सुपर कंप्यूटर प्रदर्शन एवं डाटा प्रोसेसिंग के आधार पर सबसे शक्तिशाली होते हैं सुपर कंप्यूटर। तो कौन था? क्रे 1 था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। यदि आपसे परम 8000 पूछे तो परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। परम 8000 जिसे सी डैक ने विकसित किया है 1990 से 91 में। सी डैक ने विकसित किया है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर को, ठीक है, जिसका नाम है सी डैक का पूरा सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग, इसका पूरा फुल फॉर्म है, ठीक है। तो सी डैक ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर, यदि इसमें कुछ और मैं बता दूं दोस्तों, इसमें सुपर कंप्यूटर में अभी वर्तमान में क्या है कि वर्तमान है फुगाकू। फुगाकू है जो जापान का सुपर कंप्यूटर है, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर क्या है? फुगाकू है। और अमेरिका का फ्रंटियर वर्तमान में विश्व का सबसे शक्तिशाली और तेज गति से चलने वाली सुपर कंप्यूटर है, अमेरिका का फ्रंटियर, ठीक है। और भारत के बारे में देखें तो परम युवा 2, परम ईशान, प्रत्यूष आदि भारत का सुपर कंप्यूटर है। इसमें से परम सिद्धि एआई भारत का वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। तो हमसे पूछा सर्वप्रथम विकसित कौन किया गया था? तो क्रे 1 था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 9 नंबर में। इंटरनेशनल मलिंग अवार्ड, इंटरनेशनल मार्लिंग अवार्ड से संबंधित कथन है। तो इंटरनेशनल मार्लिंग अवार्ड से संबंधित कथन क्या है? तो यह जादूगरी के क्षेत्र में ऑस्कर कहा जाने वाला पुरस्कार है। तो कथन एक सही है। दूसरा कथन, इसको प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय पीसी सरकार जूनियर थे, ये भी सही है। तो इस प्रकार एक और दो दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। दोनों कथन सही है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 में दिया गया है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये प्रश्न पूछा है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था जयशंकर। उनका नाम क्या था? गोविंद शंकर ग्रुप। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। जयशंकर नहीं, गोविंद शंकर ग्रुप था उनका नाम। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। गोविंद शंकर ग्रुप, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। गोविंद शंकर ग्रुप को वर्ष 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब? 1965 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले थे गोविंद शंकर ग्रुप। इनको 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है दोस्तों। भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। इस पुरस्कार में विजेता को 1 लाख रुपया और बाघ देवी की प्रतिमा दी जाती है। ये भी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, कौन से पुरस्कार में बाघ देवी की प्रतिमा दी जाती है? तो वो पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार में बाघ देवी की प्रतिमा दी जाती है। 11 लाख रुपया और बाघ देवी की प्रतिमा दिया जाता है, ठीक है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला यदि आपसे पूछे तो वो आशा पूर्णा देवी है, प्रथम महिला। और यह ज्ञानपीठ पुरस्कार 8वीं अनुसूची में जो शामिल 22 भाषा है प्लस एक अंग्रेजी भाषा में दिया जाता है, ठीक है। और अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो अमिताभ घोष हैं, जो अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति बने हैं, अमिताभ घोष। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 11 नंबर प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। 11 में कहा गया है 31 अक्टूबर 2023 को किसने ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो 31 अक्टूबर 2023 को ओडिशा के नए राज्यपाल कौन चुने गए हैं? तो उड़ीसा के नए राज्यपाल कौन चुने गए हैं? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है रघुवर दास। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। उड़ीसा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो रघुवर दास बने हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, रघुवर दास। यदि हम देखें उड़ीसा की, यदि आपसे मुख्यमंत्री के बारे में पूछते तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है दोस्तों। और उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 हुई थी और इसकी जो राजधानी है भुवनेश्वर में है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 12 में। प्रश्न नंबर 12 में दिया गया दोस्तों मैचिंग का दिया गया है। प्रश्न नंबर 12 में इसे हम लोग मैच करते हैं। इसमें दिया गया है कि कौन इसमें मैचिंग नहीं है। प्रश्न नंबर 12 में, प्रश्न नंबर 12 को यदि देखें तो इसमें दिया गया है एक तरफ देश है और दूसरी तरफ संबंधित देश के करेंसी है। इसमें से कौन मैचिंग नहीं है वो हमसे पूछ रहा है। तो देखते हैं हम लोग। तो इसमें जापान का क्या है? येन सही है। ब्राजील का रियाल ये भी सही है, ठीक है। चीन का युआन ये भी सही है। इजराइल का डॉलर ये गलत है दोस्तों। 4 नंबर गलत है, तो केवल 4 गलत है, बाकी 1 2 3 सही है। हमसे पूछा कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
प्रश्न नंबर, जब इजराइल का पूछे तो इजराइल का डॉलर नहीं न्यू शेकल है, इजराइल का मुद्रा का नाम है न्यू शेकल, वहां डॉलर दिया हुआ था इसलिए वो गलती है। 13 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 13 में दिया गया है, हाल ही में किस भारतीय मूल के लेखक या लेखिका को, भारतीय मूल के लेखक या लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 प्रदान किया गया। ब्रिटिश एकेडमी बुक पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। वो कौन लेखक और लेखिका, उनका नाम बताना है। तो उनका नाम क्या है, ये प्रश्न है। तो उनका नाम है नंदिनी दास। नंदिनी दास को क्या दिया गया है, ब्रिटिश एकेडमी बुक पुरस्कार, बुक प्राइज प्रदान किए गए हैं नंदिनी दास। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, नंदिनी दास को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है 14 नंबर प्रश्न में, इसमें कहा गया है किसने सीएपीएफ कर्मियों के लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल ई आवास लॉन्च किया है। ई आवास लॉन्च किसने किया है, सीएपीएफ कर्मियों के लिए ई आवास नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो इस सीएपीएफ कर्मियों के लिए ई आवास पोर्टल का लॉन्च अमित शाह ने किया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, 15 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न में दिया गया, प्रसिद्ध जैन विचारक वर्धमान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस शताब्दी ईस्वी में हुआ था। तो महावीर का जन्म हुआ था 6ठी शताब्दी ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, क्या होगा 6ठी शताब्दी में, 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। एनसीईआरटी के अनुसार यदि हम देखें तो 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन ऐसे हम लोग पढ़ते हैं जो स्पीडी में लुसेंट में दिया हुआ रहता है। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व था और कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। जैन धर्म में पूर्व ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों। जैन धर्म का 5 महाव्रत है, अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। महावीर की मृत्यु के पश्चात सुधर्मन ने जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बने थे। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी 6ठी शताब्दी में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 31 में। प्रश्न नंबर 31 में कहा गया है, इसमें दिया गया है, प्रश्न नंबर 31 में दिया गया है दोस्तों, प्रश्न नंबर 31 में दिया गया है कि हाल ही में ICAR के वैज्ञानिक ने किस नदी में पंगेसियस इकारिया नामक नई प्रजाति खोजा है। पंगेसियस इकारिया नामक नई प्रजाति की खोज किस वैज्ञानिक ने किया, यह प्रश्न पूछा है। किस नदी में खोज किया है, तो किस नदी में खोजा गया है, इकारिया पंगेसियस इकारिया नाम की नई प्रजाति की खोज की गई है। तो पंगेसियस इकारिया नाम की नई प्रजाति की खोज कावेरी नदी में की गई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, कहाँ, कावेरी नदी में की गई है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 32 नंबर प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था। तो वो सुल्तान का नाम क्या है जिन्होंने नया धर्म अपने शासनकाल में चलाना चाहते थे लेकिन उलेमा लोगों ने इसका विरोध किया था। तो उस सुल्तान का नाम है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी था जो नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमा लोगों ने विरोध किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना चाहता था, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल को देखें तो 1296 से लेकर के कब है, 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। खिलजी वंश अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल को यदि देखते हैं तो 1316 तक था। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को यामी उन खिलाफत नासरी अमीर उल मोमिन का उपाधि धारण किया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, नया धर्म चलाना चाहता कौन, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 33 की प्रश्न की ओर। 33 नंबर प्रश्न में कहा गया है, मुगल सम्राट अकबर ने किस स्थान पर इबादत खाना का निर्माण किया था। तो मुगल सम्राट अकबर ने किस स्थान पर इबादत खाना का किया था, तो उस स्थान का नाम क्या था, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण करवाया था मुगल सम्राट अकबर ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इबादत खाना का स्थापना 1575 में हुआ था। कब, इबादत खाना की स्थापना 1575 में हुआ था, 1575 में, ठीक है। इबादत खाना की स्थापना की गई थी 1575 ईस्वी में और इसे विभिन्न धर्मों के आकार धार्मिक प्रश्नों पर वाद विवाद किया करते थे, इसलिए इबादत खाना को हम पूजा ग्रह के नाम से भी जानते हैं। क्या ग्रह के, पूजा ग्रह के नाम से जाना जाता है। अकबर ने पहरा में शेख अब्दुल नबीब का परम भक्त था तथा इसने अपनी चरण पादुका को अपने सिर पर उठाया था। और यदि देखें इसने 1579 ईस्वी में मजहर की घोषणा की और 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म को अपनाया था। कौन, अकबर ने। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 34 नंबर प्रश्न में, सर्वप्रथम किसने
34 में सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था 1857 के विद्रोह को? तो सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह को भारत का स्वतंत्रता संग्राम बी डी सावरकर ने कहे थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। बी डी सावरकर ने सबसे पहले भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहा था 1857 के विद्रोह को। 1857 के विद्रोह को आरसी मजूमदार के बारे में देखें तो आरसी मजूमदार ने 1857 के विद्रोह के बारे में कहा था कि 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं है। आरसी मजूमदार ने कहा था। 1857 के विद्रोह के बारे में डिजराइली ने कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह है। डिजराइली ने क्या कहा था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। टी आर होम्स ने कहा था कि सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष है। टी आर होम्स ने कहा था 1857 के विद्रोह को। जेम्स ऑटर एवं पेब्रो टेलर ने अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र कहा था 1857 के विद्रोह को। 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी था दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। यदि हम देखें 35 नंबर प्रश्न की ओर, 35 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि किसने फ्रांसीसी साम्यवादी का जनक माना जाता है? तो फ्रांसीसी साम्यवादी जनक का किसे माना जाता है? फ्रांसीसी साम्यवादी का जनक सेंट साइमन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। फ्रांसीसी साम्यवादी का जनक सेंट साइमन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। सेंट साइमन का जन्म 17 अक्टूबर 1960 में हुई थी, मृत्यु 1825 में हुई थी। आदर्शवादी समाज का प्रवक्ता कौन है? तो रॉबर्ट ओवेन है जो आदर्शवादी समाज के प्रवक्ता हैं। रॉबर्ट ओवेन, इन्होंने ही सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। कौन? तो रॉबर्ट ओवेन ने। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? तो जॉर्ज बर्नार्ड शाह ने फेबियन सोशलिस्ट का नेतृत्व किया था। जॉन बर्नार्ड शाह ने फेबियन सोशलिस्ट का नेतृत्व किया था। देखिए कार्ल मार्क्स ने तो समाजवाद को वास्तविक या वैज्ञानिक आधार दिया था। किसने? कार्ल मार्क्स ने। भारत में समाजवाद के जनक एमएन रॉय हैं। तो हमारा आंसर क्या हुआ दोस्तों? सेंट साइमन ने फ्रांसीसी साम्यवादी का जनक माना जाता है। सेंट साइमन को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। बिरजू महाजन संबंधित है। बिरजू महाराज किससे संबंधित है? तो बिरजू महाराज है कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कौन है? तो बिरजू महाराज है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 37 नंबर प्रश्न में। 37 में कहा गया कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए वीजा लेना पड़ता है क्योंकि यह है तो कैलाश मानसरोवर है जो कहाँ स्थित है? सो प्रश्न पूछा गया है। इसका वीजा क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि यह कहाँ स्थित है? यह तिब्बत के चीन में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कैलाश मानसरोवर का वीजा लेना पड़ता है क्योंकि यह स्थान तिब्बत के चीन में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। इसलिए हमें वीजा लेना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है दोस्तों। बी सही आंसर है। ठीक है, बी सही आंसर है। बौद्ध साहित्य में मानसरोवर का उल्लेख पृथ्वी पर स्वर्ग तथा अनवतप्त के रूप में कहा गया है। मानसरोवर में कहाँ स्थित है? तो नेपाल में, ये तिब्बत में स्थित है। नेपाल में देखें, नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के काठमांडू में स्थित है पशुपतिनाथ का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। सिक्किम को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो सिक्किम को फलों का उद्यान कहते हैं। फलों को उद्यान का स्वर्ग, फल उद्यान का स्वर्ग कहते हैं सिक्किम को। 38 नंबर प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है? तो हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो हीराकुंड बहुउद्देशीय नदी का महानदी पर हुआ है। हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। महानदी संबलपुर के निकट है, उड़ीसा के संबलपुर के निकट है। यह विश्व का सबसे लंबा नदी है। यह विश्व का सबसे लंबा नदी बांध है। कौन? तो हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध है जो विश्व का सबसे लंबा नदी बांध है। ठीक है, और इसकी लंबाई 4800 मीटर तथा ऊंचाई 160 मीटर दोस्तों। यदि भाखड़ा नांगल बांध देखें तो भाखड़ा नांगल बांध है जो सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है और संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध संसार का सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, महानदी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 39 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वहां स्थित दर्रे के साथ सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित करना है। 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा स्थान वहां स्थित दर्रा नहीं है? यदि देखें हम 39 नंबर प्रश्न में तो हम देखते हैं बनिहाल दर्रा पीर पंजाल में स्थित है। सही है। बनिहाल पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, ये सही है दोस्तों। और खारदुंगला दर्रा लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित है। खारदुंगला दर्रा लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित है, ये भी सही है। जैसे सियोक या नुब्रा घाटी को जोड़ता है। खारदुंगला दर्रा है जो लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित है, यह सियोक और नुब्रा घाटी को जोड़ता है खारदुंगला। ठीक है,
और बनिहाल दर्रा है जो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, ये बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक है, जलेपला को देखें, जलेपला जास्कर में नहीं है, ये गलत है दोस्तों, ये गलत है। हमसे पूछा कौन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। डी को देखते हैं, जोजिला दर्रा बृहद हिमालय में स्थित है, तो जोजिला दर्रा है जो बृहद हिमालय में स्थित दर्रा है, ये सही है, जोजिला दर्रा वाला सही है, जोजिला बृहद हिमालय में स्थित है और यह श्रीनगर को कारगिल से लेह से जोड़ता है, कारगिल और लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा बृहद हिमालय श्रेणी में स्थित है, श्रीनगर को कारगिल लेह से जोड़ता है। तो गलत कौन है, जलेपला गलत है। तो मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। जलेपला जास्कर में है, ये गलत है। जलेपला दर्रा है जो सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में स्थित है। यह दार्जिलिंग व चुंबी घाटी को से होकर गुजरती है। जलेपला दर्रा कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित। जलेपला सिक्किम के लहासा से तिब्बत को जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें 40 नंबर प्रश्न की ओर। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इसमें क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो इसमें क्या सम्मिलित नहीं किया जाता, इसमें गैस और जल आपूर्ति सम्मिलित नहीं किया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 41 की ओर। 41 में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान अपने प्रवासी व स्थानीय पक्षियों के लिए जाना जाता है। तो सुल्तानपुर जो है किस राज्य में स्थित है, अपने सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान अपने प्रवासी एवं स्थानीय पक्षियों के लिए जाना जाता है। सुल्तानपुर है जो आपको हरियाणा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, हरियाणा में स्थित है सुल्तानपुर, हरियाणा में। ठीक है, सुल्तानपुर के बारे में कहा गया, उद्यान के भीतर अवस्थित सुल्तानपुर झील को वर्ष 1971 में पंजाब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1959 को धारा 8 के तहत अभ्यारण्य की दर्जा दिया गया है। जुलाई 1991 में वन्यजीव अभ्यारण्य अधिनियम के तहत इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। सुल्तानपुर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1991 में दिया गया है। कुछ और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में यदि हम देख लें दोस्तों, तो देखिए सिंबल वर्रा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। सिंबल वर्रा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। केवला देव दुघाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। केवला देव कहाँ है, राजस्थान में स्थित है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में बुक्सा है। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। तो हमसे पूछा है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो हरियाणा में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 42 नंबर प्रश्न की ओर, मनुष्य द्वारा सबसे पहले इनमें से किस धातु का उपयोग किया गया था। तो मनुष्य द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का उपयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, तांबा धातु का। नवपाषाण काल में पहली बार धातु का इस्तेमाल मानव ने किया था। कब, नवपाषाण काल में। तांबा एवं पत्थर के उपकरणों के साथ साथ इस्तेमाल होने के कारण इस कालखंड में ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। तो तांबा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो तांबा का सर्वप्रथम प्रयोग मानव ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 43 नंबर प्रश्न की ओर। 43 नंबर प्रश्न में देखें हम, इसमें दिया गया है पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक से संबंधित है। पुलकेशिन प्रथम एवं पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक चालुक्य वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ये दोनों किस वंश से संबंधित है, तो चालुक्य वंश से संबंधित है। पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम। देखिए बादामी के चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। कहाँ के चालुक्य वंश थे, तो बादामी के चालुक्य वंश थे, जिनका संस्थापक कौन थे, तो बादामी के चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे। और बादामी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो पुलकेशिन द्वितीय, जबकि बतापी के चालुक्य वंश के संस्थापक जयसिंह थे। पुलकेशिन प्रथम ने अपनी राजधानी बतापी को बनाया था। पुलकेशिन प्रथम ने सत्याश्रय का एवं रण विक्रम की उपाधि धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली राजा था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे योग्य एवं शक्तिशाली राजा था। पुलकेशिन द्वितीय के जो एहोल अभिलेख है, सबसे प्रसिद्ध अभिलेख है पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, तो हर्ष एवं पुलकेशिन के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध का जिसमें हर्ष पराजित हुआ था का वर्णन भी मिलता है। तो ऑप्शन नंबर यदि हम देखें कौन है, चालुक्य वंश से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखी गई नहीं है। अब्दुल कलाम का कौन सा नहीं है लिखी हुई पुस्तक, इसमें से देखें दोस्तों, इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा लिखी हुई पुस्तक है, मौलाना कलाम का लिखित पुस्तक कौन सा है, यह प्रश्न पूछा है। तो इनका कौन लिखी हुई पुस्तक है, इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद का लिखित है। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम इन्होंने लिखा था मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। वी द पीपल के लेखक नानी पखलीवाला था। नानी पखलीवाला, वी द पीपल के लेखक कौन है, नानी पखलीवाला वी द पीपल के लेखक है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है। विंग्स ऑफ फायर के पुस्तक लेखक कौन है, एपीजे अब्दुल कलाम। गॉड्स ऑफ अ स्मॉल थिंग पुस्तक लेखक कौन है, अरुंधति राय। गॉड्स ऑफ अ स्मॉल थिंग पुस्तक लेखक अरुंधति रॉय है। कुछ और इंपॉर्टेंट पुस्तक का नाम मैं बता देता हूँ दोस्तों, जैसे
अनटू द लास्ट नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो जॉन रस्किन ने अनटू द लास्ट नामक पुस्तक लिखा है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखा है। रिपब्लिकन पुस्तक का लेखक कौन है? तो प्लेटो है। रिपब्लिकन पुस्तक के लेखक प्लेटो है। प्रिंस नामक पुस्तक लिखे हैं कौन? तो मैकियावेली ने प्रिंस नामक पुस्तक लिखे हैं। अमृत व विष नामक पुस्तक लिखे हैं कौन? तो अमृत लाल नागर हैं जो अमृत एवं विष नामक पुस्तक लिखे हैं। और गांधी एवं स्टालिन नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो लुईस फिशर ने गांधी एवं स्टालिन पुस्तक लिखा है। तो इसका आंसर क्या होगा? मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखित पुस्तक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 45 की ओर। 45 में कहा गया है कि बलबन की उपाधि किसने धारण की थी? बलबन की उपाधि धारण किसने किया था, यह प्रश्न पूछा गया है। तो बलबन की उपाधि उल्गू खां ने धारण किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। उल्गू खां ने बलबन की उपाधि धारण की थी। उल्गू खां का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। क्या था? बहाउद्दीन। उल्गू खां जो बलबन था वो इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। तुर्कान चिहलगानी का विनाश बलबन ने ही किया था। तुर्कान चिहलगानी का विनाश बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को रक्षा करने में सफल रहा था बलबन। ठीक है, बलबन ने अपने कार्यकाल में सिज्जा एवं पैबोस नामक प्रथा की शुरुआत किया था। बलबन ने नासरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उल्गू खां की उपाधि धारण की थी। उल्गू खां की उपाधि किसने दिया था? नासरुद्दीन मोहम्मद ने दिया था बलबन को। बलबन ने रक्त एवं लौह एवं रक्त की नीति का भी पालन किया था बलबन ने। बलबन का असली नाम क्या था? तो बलबन का जो असली नाम था या वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 61 में 61 नंबर प्रश्न दिया गया है। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म भारतीय मूल की नहीं है? कौन है जो भारतीय मूल की नहीं है? ये 4 अन्न का नाम दिया हुआ है, फसल का नाम दिया हुआ है। ये फसल में कौन है जो भारतीय मूल की फसल नहीं है? ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। यदि हम लोग देखें इन चारों फसल में से तो ये जो मक्का है भारतीय मूल का फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। मक्का भारतीय मूल का फसल नहीं है। ठीक है, मक्का जो है वह भारतीय मूल का नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। मक्का मेरा सही आंसर होगा दोस्तों। कि मक्का फसल पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था भारत में। भारत में जो मक्का था वो पुर्तगाली द्वारा लाया गया था। आलू भी भारत में पुर्तगाली द्वारा लाया था। गन्ना का जन्म स्थल कहाँ है? गन्ना का जन्म स्थल भारत में ही है। गन्ना का जन्म स्थल कहाँ है? भारत में स्थित है। गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक भारत में उत्तर प्रदेश में होता है। और यदि आपसे पूछ लें चीनी का सर्वाधिक मिल कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। चावल और आम ये सभी भारत का जन्मस्थली है, लेकिन मक्का पुर्तगालियों का दिन है और आलू भी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 62 नंबर प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। 62 नंबर प्रश्न में दिया गया है केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? केंद्र सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? 4 प्रश्न है, 4 ऑप्शन है। इसमें से केंद्र सरकार का उच्चतम, आपसे पूछा सिविल अधिकारी न कि न्यायिक अधिकारी, सिविल अधिकारी पूछा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। मंत्रिमंडलीय सचिव जो होते हैं केंद्र सरकार का सिविल अधिकारी, उच्चतम सिविल अधिकारी होती है मंत्रिमंडलीय सचिव। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। महान्यवादी को देखें तो महान्यवादी है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। कौन होते हैं? महान्यवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, ना कि सिविल अधिकारी। सिविल अधिकारी उच्चतम कौन होता है? मंत्रिमंडलीय सचिव होते हैं जो सिविल अधिकारी होते हैं केंद्र सरकार का, जबकि महान्यवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। ठीक है, और महान्यवादी की नियुक्ति भारत सरकार के राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, और महान्यवादी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं, परंतु वो संसद के समिति सदन में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, परंतु मतदान देने का अधिकार नहीं है। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। भारत के संविधान का रक्षा कौन कहलाता है? तो उच्चतम न्यायालय भारत के संविधान का रक्षा करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। यदि हम देखें 63 नंबर प्रश्न की ओर, तो इसमें दिया गया है दोस्तों भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो जनता है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। जनता है भारत राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत। साथ ही भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, अपितु भारत में राज सत्ता जनता में निहित है। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचन करने का अधिकार होता है और जनता के स्वामी न होकर सेवक है। प्रतिनिधि जनता के स्वामी न होकर के उसका सेवक होता है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, न कि संसद की। भारत में किसकी सर्वोच्चता है? तो भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, संसद की सर्वोच्चता नहीं है। भारत में भारतीयों के द्वारा निर्माण किया गया है। भारत के संविधान भारतीयों के द्वारा निर्माण किया गया है, ऐसा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर
बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया 64 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है, ये प्रश्न पूछा है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित नहीं है। इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन वर्ष 1998 में चुनाव सुधार एवं जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन हेतु सुझाव देने के लिए किया गया था। तो ये इंद्रजीत गुप्ता समिति किस लिए लाया गया था? चुनावों में सुधार हेतु। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। संघ राज्य से संबंधित इंद्रजीत गुप्ता समिति नहीं है, बाकी सभी समितियां हैं जैसे सरकारी आयोग, पुच्छी आयोग, राजमन्नार आयोग, ये सभी क्या है? संघ राज्य संबंधित है, संघ राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। यदि देखें हम राजमन्नार आयोग को, तो राजमन्नार आयोग जो था वर्ष 1969 में गठित किया गया था दोस्तों। राजमन्नार आयोग कब? वर्ष 1969 में राजमन्नार आयोग आया था। सरकारी आयोग का गठन 1983 में किया गया था। 1983 में सरकारी आयोग का गठन किया गया था और इसने अपना रिपोर्ट कब पेश किया था? सरकारी आयोग ने अपना रिपोर्ट 1988 में पेश किया था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। पुच्छी आयोग का गठन वर्ष 2007 में किया गया था। पुच्छी आयोग का गठन कब किया गया था? वर्ष 2007। तो चारों ऑप्शन हो गया। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। इंद्रजीत गुप्ता समिति केंद्र संघ से नहीं है। 65 में इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिदेश के रूप में विकसित किया है? तो इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिदेश के रूप में विकसित किया है? तो फ्रांस ने इंडो चाइना को उपनिदेश के रूप में विकसित किया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, फ्रांस ने किया है। इंडो चाइना 3 देशों से मिलकर बना है। यह 3 देश है वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। वर्ष 1987 में फ्रेंच ने इंडो चाइना का गठन किया था। किसने? फ्रांस ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, 66 नंबर प्रश्न में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, यह प्रश्न पूछा है। तो इसका पहला शिखर सम्मेलन यूगोस्लाविया में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। गुट निरपेक्ष का प्रथम शिखर सम्मेलन यूगोस्लाविया, बेलग्रेड के यूगोस्लाविया में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। गुट निरपेक्ष आंदोलन भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गामेल अब्दुल नसीर तथा यूगोस्लाविया के मार्शल टिटो एवं घाना के एक क्रुमा के द्वारा प्रारंभ किया गया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में किया गया था दोस्तों। 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की गई थी और सितंबर 1961 में नाम का प्रथम शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 67 की ओर। प्रश्न नंबर 67 में कहा गया है हंगरी की राजधानी है। तो हंगरी की राजधानी क्या है? तो बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है जो हंगरी की राजधानी है। हंगरी वर्ष 1918 में स्वतंत्र हुआ था। हंगरी पूर्वी मध्य यूरोप में स्थित एक मरुस्थल देश है। पूर्वी मध्य में स्थित एक क्या है? मरुस्थल देश है हंगरी। उत्तरी यमन तथा दक्षिणी यमन क्रमशः वर्ष 1962 और 67 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था, परंतु वर्ष 1990 में इन दोनों को विलय यमन गणतंत्र के रूप में कर दिया गया। यमन की राजधानी यदि आपसे पूछे तो कहाँ है? तो यमन की राजधानी सना है। यमन की राजधानी कहाँ है? तो सना है यमन की राजधानी। और बारसा किसकी राजधानी है? पोलैंड की राजधानी बारसा है। पोलैंड की राजधानी क्या है? बारसा है। पोलैंड की संसद को सोजिम कहा जाता है दोस्तों। पोलैंड की संसद को क्या कहते हैं? सोजिम। वियना देखे तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 68 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है उसके बारे में देखना है दोस्तों। तो कुटिल लिपि को सिद्धि मातृका लिपि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। कुटिल लिपि को सिद्धि मातृका लिपि के नाम से जानता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 69 की ओर। ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी कौन है? ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी कौन होते हैं? तो ग्राम पंचायत के जो सरकारी पदाधिकारी हैं उनका नाम क्या है, ये प्रश्न है। देखिए, ग्राम पंचायत के जो सरकारी पदाधिकारी होते हैं वो ग्राम पंचायत कौन होते हैं? तो ग्राम पंचायत सेवक होते हैं। पंचायत सेवक होते हैं जो ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होता है। और यदि पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? तो बीडीओ जो होते हैं पंचायत समिति का सचिव होते हैं बीडीओ। और जिला परिषद सचिव होते हैं डीडीसी का। जिला परिषद के सचिव कौन होते हैं? डीडीसी। बीडीओ पंचायत किसका होते हैं सचिव? तो पंचायत समिति के सचिव होते हैं बीडीओ। और डीडीसी सचिव होते हैं किसका? जिला परिषद का। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 70 की ओर। ग्राम सभा का विभाजन किसने किया था? तो ग्राम सभा का विभाजन किसने किया था? ग्राम सभा का विभाजन जो किया था वो ग्राम सभा का विभाजन बारडो में हुआ था। बारडो में
ग्राम सभा का विभाजन किसमें हुआ? तो बाडो में हुआ। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, बाडो में किया गया ग्राम सभा का विभाजन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 71 नंबर प्रश्न की ओर। 70 का बी आंसर सही होगा। 71 में दिया गया, भारत में किन राज्यों या क्षेत्रों के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों को सबसे पहले प्रयोग किया है? खेतों के आधुनिक तरीकों के सबसे पहले किसने प्रयोग किया है? तो आधुनिक तरीके से तो हरियाणा और पंजाब और हरियाणा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये तीनों हैं जो खेतों के आधुनिक तरीके का सबसे पहले प्रयोग किया है। 1960 के दशक के अंत में यह क्रांति भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत कड़ी मानी गई, जिसे हरित क्रांति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 72 नंबर प्रश्न में, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश कौन सी समिति ने किया है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश किस समिति ने किया है? बलवंत राय मेहता समिति ने किया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। बलवंत राय मेहता समिति का गठन सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 के अध्ययन के लिए किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था के सुधार हेतु गठित निम्न प्रकार की समितियां हैं पंचायती राज को सुधार करने के लिए। अशोक मेहता समिति आया था कब? तो अशोक मेहता समिति 1977 में आया था दोस्तों। अशोक मेहता 1977 में। सिंधवी समिति आया था, एलन सिंधवी समिति 1986 में। एलन सिंधवी समिति आया था। जी के राव समिति 1985 में आया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 73 नंबर प्रश्न चलते हैं। भारतीय डाकघर के लोकप्रिय योजना किसान विकास पत्र की परिपक्वता अवधि कितने महीने की है? किसान विकास पत्र की परिपक्वता अवधि कितने महीने के लिए है, ये प्रश्न है। तो यह 123 महीने के लिए है। किसान डाक लोकप्रिय योजना जो है, किसान विकास पत्र की परिपक्वता 23 महीने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। किसान विकास पत्र पर देय ब्याज अब 7% कर दिया गया दोस्तों। पहले कितना था? 6.9% था पहले। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग चलते हैं अब इसमें 74 में दिया गया है योजना अवकाश की अवधि का संबंध है। तो योजना अवकाश की अवधि किस वर्ष हुआ था? योजना अवकाश की अवधि किस वर्ष से संबंधित है? तो 1966 से लेकर 69 के बीच में योजना अवकाश की अवधि हुई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के समाप्त 31 मार्च 1966 को हुई और इसी बीच योजना अवकाश 66 से 69 के बीच रखा गया दोस्तों। और चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के बीच चला था। ठीक है, तो इस प्रकार आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 75 की ओर चलते हैं। इसमें दिया गया है कि पंचायतों से संबंधित भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची का विषय है। तो भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची का विषय क्या है? तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का विषय है, कितने विषय हैं 11वीं अनुसूची में? तो 29 विषय है। पंचायत से संबंधित है 11वीं अनुसूची, जो 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया 1992-93 में। कितने विषय है? तो 29 विषय है। और 18 विषय किसमें है? तो इसमें आपको 18 विषय 74वां संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका में 18 विषय रखा गया है, जो 12वीं अनुसूची में दिया गया है नगर पालिका के लिए। कितना विषय है? 18 विषय है। और नेक्स्ट प्रश्न 74वां संविधान संशोधन के तहत इसे लाया गया। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 91 की ओर। 91 में कहा गया, वुड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? वुड के आदेश पत्र का संबंध शिक्षा सुधार से था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। वुड डिस्पैच जो आया था किससे संबंधित था? वुड का आदेश पत्र शिक्षा में सुधार से था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान कौन थे? चार्ल्स वुड थे। और 19 जुलाई 1954 को भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की, जिसे वुड डिस्पैच कहा जाता है। ठीक है, किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। अब वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों। भारतीय शिक्षा का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, और वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और यदि देखें और शिक्षा के क्षेत्र में वुड घोषणा पत्र का द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा हेतु 1882 ईस्वी में सरकार ने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति किया था। वुड डिस्पैच ने जो शिक्षा की घोषणा की थी, उसकी जांच के लिए 1882 में हंटर समिति आया था। सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई है। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किसके समय में हुई है? तो सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में, और 1904 में हुआ था। इस अधिनियम को लाया गया था कब? 1904 में। और कौन थे? तो उस समय कर्जन थे वायसराय। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए सैंडलर आयोग का गठन 1917 में हुआ है। सैंडलर आयोग का गठन 1917 में शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है। किसे माना जाता है? तो चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 92 नंबर प्रश्न की ओर। 92 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है? उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका पारंपरिक
प्रभाव उत्तर भारतीय मैदान के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? उत्तर भारतीय मैदान के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, कौन नहीं है? तो वो कौन सी नदियां नहीं है? तो उत्तर भारत से संबंधित कौन नहीं? गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी है जो आपको दक्षिण भारत में स्थित मैदान में बहती है। गोदावरी नदी उत्तर भारत में नहीं है। गोदावरी नदी है जो प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। ठीक है, यह नदी महाराष्ट्र में मुंबई के निकट नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण मध्य भारत को पार करते हुए दक्षिण पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो कौन नहीं है? तो गोदावरी नहीं है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र है उत्तर भारत का। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 93 नंबर प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। तो 93 में दिया गया है, इसमें दिया गया है किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? तो चार ऑप्शन है इसमें से दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। दिल्ली में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 70 है। दिल्ली विधानसभा में विधानसभा में सदस्य सीटों की संख्या कितनी है? 70 है। और साथ ही साथ पुदुचेरी में भी विधानसभा की प्रावधान किया गया है दोस्तों, और जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा का प्रावधान किया गया है। ऐसे 3 केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा की सीट उपलब्ध है, जम्मू कश्मीर में, पुदुचेरी में और दिल्ली में। पुदुचेरी में कुल 30 सदस्य हैं पुदुचेरी में, और दिल्ली में कितना है? दिल्ली में 70 है। दिल्ली में 70। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 94 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। इसमें दिया गया है हीनयान और महायान किस धर्म से संबंध के पंथ है? हीनयान और महायान है। हीनयान और महायान को यदि हम देखें तो हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के पंथ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है हीनयान और महायान, बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। देखें द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म में 2 गुट में बट गया था, एक अस्थाविर एक महासांदविक। द्वितीय बौद्ध संगीति के अस्थाविर बुद्ध के मूल उपदेशों को कोई बदलाव नहीं चाहता था और महासांदविक बुद्ध के उपदेशों में परिवर्तन करना चाहता था। तृतीय बौद्ध संगीति में अस्थाविर की जीत हुई। चतुर्थ बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान स्पष्ट 2 संप्रदाय में बट गए। हीनयान और महायान कौन बौद्ध संगीति में बटे? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में बटे। हीनयान बुद्ध के उपदेशों को माना और पाली भाषा का प्रयोग किया, जबकि महायान बुद्ध के भगवान मानकर पूजने लगे और मूर्ति बनाने लगे और संस्कृत भाषा का प्रयोग करने लगे। बुद्ध की मूर्ति सर्वप्रथम मथुरा कला में बना था। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 95 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। पद्मा किसको कहते हैं? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? तो ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर भारत से होकर बहने वाली। लेकिन यदि आपसे पूछ ले भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है, तो वह है गंगा नदी, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी। और भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर। अब भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा नदी है, 2525 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूर हिमानी से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में संगप्पो कहते हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं? संगप्पो के नाम से जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को असम में दिहांग नदी कहते हैं। दिहांग कहते हैं असम में ब्रह्मपुत्र को। तो ऑप्शन नंबर बी जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 96 की ओर। 96 में कहा गया है कि एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं। तो एक डायमंड है जो प्रत्येक 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। कार्बन अवस्था सारणी के वर्ग 14 का सदस्य दोस्तों कार्बन सार्वभौमिक तत्व माना जाता है। डायमंड कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। इसका प्राकृतिक स्रोत किम्बरलाइट पत्थर है। हीरा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही बहुत अधिक चमकता है। हीरा एक्स किरण के लिए पारदर्शित होता है दोस्तों। हीरा की संरचना नियमित चतुष्फलकीय होता है। क्या होता है? चतुष्फलकीय। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 97 नंबर प्रश्न की ओर। गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया। तो गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया जो है सदैव 2 भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। क्रिया एवं प्रतिक्रिया 2 भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। जैसे क्रिया और प्रतिक्रिया कुछ उदाहरण में बताता हूँ। गति के तीसरे नियम का कुछ उदाहरण क्या है? तो गति के तीसरे नियम का उदाहरण है नाव के किनारे पर कूदने से नाव के पीछे हटना। नाव में हम बैठे हैं और नाव से यदि हम पानी में कूदते हैं तो नाव क्या होता है? हमसे पीछे हट जाता है कूदने पर। बंदूक से गोली निकलने पर बंदूक का पीछे की ओर धक्का देना, घोड़े के द्वारा गाड़ी को खींचना, ये क्या है? ये सभी उदाहरण है गति के तीसरे नियम का। और रॉकेट जो
उड़ता है आसमान में दोस्तों, वो भी गति के तीसरे नियम के अनुसार ही होता है। इसे देखते हैं 98 की ओर। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पानी के संकुचित होकर कोशिका से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? COOH है, किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? कार्बोक्सिलिक अम्ल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। COOH किस में स्थित है? कार्बोक्सिलिक अम्ल में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 100 प्रश्न पे चलते हैं। तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 101 की ओर। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? यदि हम देखें इसमें ध्वनि तरंगे हैं दोस्तों, जो किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती है ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ध्वनि तरंगे कौन सी तरंग कहलाती है? तो अनुदैर्घ्य तरंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग कहलाती है ध्वनि तरंगे। ठीक है, यांत्रिक तरंगों का आवृत्ति कितना होता है? तो 20,000 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। यह श्रव्य तरंगे कहलाती है। और अनुप्रस्थ तरंगे कौन होता है? तो प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे है। अनुप्रस्थ तरंगे हमेशा लंबवत चलती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यदि हम देखें 102 प्रश्न की ओर, इसमें दिया गया है श्लेष्मा झिल्ली को सृजित हो यानी सूजन हो जाता है, कहा जाता है। जब श्लेष्मा झिल्ली में सूजन हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस नामक रोग उसे कहते हैं ब्रोंकाइटिस हो जाता है। उसे ब्रोंकाइटिस हो जाता है। जब श्लेष्मा नामक झिल्ली में सूजन होता है तो उसमें ब्रोंकाइटिस हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। हेपेटाइटिस है जो विषाणु से संबंधित रोग है दोस्तों, विषाणु से जनित रोग है हेपेटाइटिस, और यह यकृत की कोशिका में प्रभावित करता है हेपेटाइटिस। आइराइटिस है जो आंख के मध्य झिल्ली में सूजन के कारण उत्पन्न होता है। आइराइटिस मध्य झिल्ली में सूजन होने के कारण होता है। और गैस्ट्राइटिस है जो अमाशय के भीतर दीवार में सूजन के कारण होता है, गैस्ट्राइटिस। तो ऑप्शन नंबर ए ब्रोंकाइटिस, श्लेष्मा झिल्ली को सूजन होने की बीमारी को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 103 की ओर। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को वाहनों में उत्प्रेरक कन्वर्टर है फिट करके नियंत्रित किया जाता है? तो किस प्रकार के प्रदूषण को नियंत्रित किया जाता है वाहनों में उत्प्रेरक कन्वर्टर को फिट करके? तो वायु प्रदूषण को फिट करके। ऑप्शन नंबर बी वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 104 की ओर चलते हैं दोस्तों। 104 में दिया गया है, प्रश्न नंबर 104 में है जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल किस प्रकार का संसाधन है? जल एक चक्रीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। जल एक चक्रीय संसाधन है। प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत लगातार प्राप्त होने वाली ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा कहलाता है। नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं? जो ऊर्जा लगातार प्राप्त होता है उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का संसाधन दो रूप में प्राप्त होता है, एक नवीकरणीय ऊर्जा, एक अनवीकरणीय ऊर्जा। जल हमारा कैसा है? तो चक्रीय है। एक नवीकरणीय ऊर्जा, गैर नवीकरणीय, एक नवीकरणीय ऊर्जा होता है। तो नवीकरणीय ऊर्जा किसको कहते हैं? वैसा ऊर्जा जो हमेशा हमें प्राप्त हो, लगातार प्राप्त हो, उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, कचरे से उत्पन्न ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सब क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा में आता है। और अनवीकरणीय ऊर्जा में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा और सेल गैस, ये सब क्या है? अनवीकरणीय में। अनवीकरणीय ऊर्जा में वैसा ऊर्जा जो हमें सीमित मात्रा में प्राप्त होता है और उसे समाप्त होने की संभावना होती है, उसे अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। और नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं जो समाप्त ना हो। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। जल कैसा है? तो जल एक चक्रीय, जल जो है एक चक्रीय ऊर्जा है। जल क्या है? चक्रीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चक्रीय संसाधन और क्या क्या है? तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। ज्यादा बताने से वीडियो ज्यादा लंबा हो गया है दोस्तों, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 105 की ओर। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी? किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के मध्य अणुओं की गैस बढ़ती है? कौन कौन सा परिस्थिति है? तो कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होने पर, हाइड्रोजन गैस के पात्र से यदि रिसाव होगा तो गैस का प्रकृति है कि वो फैलेगा, इस कारण भी फैलेगा। और दूसरा है कि हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाने के बाद भी, तो आयतन बढ़ेगा तो उसमें भी हाइड्रोजन गैस के जो अणु है वो फैलेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 और 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 121 नंबर प्रश्न की ओर। 121 में दिया गया है, 121 की ओर हम लोग देखेंगे
तो इस प्रश्न में दिया गया है दोस्तों कि आवासीय क्षेत्रों में, आवासीय क्षेत्र जो है, आवासीय क्षेत्रों में के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर क्या है? तो आवासीय क्षेत्रों में प्रस्तावित मानक शोर स्तर 45 डेसिबल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित कितना है? 45 डेसिबल तक आप शोर बचा सकते हैं आवासीय क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। यदि औद्योगिक क्षेत्र में देखें, औद्योगिक क्षेत्र में 70 से 75% तक, और कितना डेसिबल है? 70 से 75%। वाणिज्य क्षेत्र में 55 से 65, आवासीय क्षेत्र में 45 से 55 और शांत क्षेत्र में 40 से 50। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? पी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 122 की ओर। 122 में है पशुपालन और पादप प्रजनन कार्यक्रम उदाहरण है। पशुपालन और पादप प्रजनन कार्यक्रम किसका उदाहरण है? तो यह कृत्रिम चयन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। किसका? कृत्रिम चयन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया पुरानी किताबों में पन्नों के भूरे होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पुरानी किताबों में जब पन्ना भूरा हो जाता है वो किसके कारण से होता है? तो उसमें फंगिस, किस कारण से? तो फॉक्सिक के कारण से पन्ना भूरा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। फॉक्सिक के कारण से, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 124 की ओर। क्षय रोग किसके कारण होता है? तो क्षय रोग है जो आपको जीवाणु के कारण होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। क्षय रोग जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, कुछ और रोग के बारे में जैसे देखिए हैजा है जो ब्रिबियो कॉलेरी के कारण होता है। टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। कोड माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। सिफिलिस ट्रेपोनेमा पैलेट के कारण होता है। सुजाग गोनोकॉक गुनारी राही के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्षय रोग जीवाणु कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2813 है? किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2813 एक है? तो जोड़ने पर कितना आता है? 2813 एक को जोड़ने पर 24 कितना आएगा? तो हो गया 15 16 यानी कि 10 और 23 24 आएगा दोस्तों जोड़ने पर। तो 24 किसका है? क्रोमियम का है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। क्रोमियम का 24 है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। यदि कॉपर का देखें तो कॉपर का कितना? 29 है। कॉपर के जोड़ने पर 29 आएगा। और सिल्वर का कितना है? तो सिल्वर का 47 है सिल्वर का, और सिल्वर का 47 है। अब प्लेडियम का कितना है? तो 46 है प्लेडियम का। 126 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस में से क्या नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है? नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा क्या है? तो इसका प्रमुख खतरा है कि भंडारण और प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। भंडारण और प्रकीर्णन। 127 की ओर। एक कार्बन क्रेडिट में शामिल होती है, एक कार्बन क्रेडिट में 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कार्बन क्रेडिट में ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 128 की ओर। इसमें क्या गया है? लैन काय की खोज के लिए डुबे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो लैन काय की खोज के लिए एस डुबे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? यह प्रश्न पूछा है। तो 1974 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था लैन काय की खोज के लिए। मुख्य रूप से एंजाइम अभिक्रिया करने वाली कोशिका है। किस कब दिया गया था इनको? वर्ष 1974 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 129 की ओर। 129 में है कि भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? तो भारी जल का नामकरण का आधार है यह प्रोट्रियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 130 की ओर। 130 में है मवेशियों के मुंह फट रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होती है? तो मवेशियों के मुंह फट रोग है किस सूक्ष्म जीव के कारण होती है? तो यह है जो विषाणु के कारण होती है। मवेशियों को मुंह फट रोग होता है जो विषाणु के कारण होता है। किसके कारण? विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। विषाणु के कारण होता है। विषाणु एक सूक्ष्म जीव के कारण होता है। ठीक है, मवेशियों के पशुओं में कुछ रोग होने किस कारण से कुछ रोग होता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए पशुओं के खुर पकवा और मुंह पकवा रोग जो होता है पशु में विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। खुर पकवा और मुंह पकवा यही प्रश्न पूछा था हमसे। और पोकनी नामक रोग जो होता है पशु में वो वायरस के कारण होता है। पोकनी नामक रोग पशु में किस कारण से होता है? वो भी विषाणु के कारण होता है। पोकनी नामक प्रश्न, ठीक है, और विषाणु में ये भी सही है, विषाणु के कारण होता है पोकनी। गलघोटू नामक जो रोग होता है पशुओं में वो जीवाणु के कारण होता है। गलघोटू नामक रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, गिल्टी रोग बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु का होता है। थैनेला रोग भी जो होता है पशुओं में
वो जीवाणु के कारण होता है, और संक्रमण गर्भपात रोग भी होता है, जीवाणु के कारण होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 131 की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न गैस निकलती है। तो गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से कौन सा गैस निकलती है? अमोनियम गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, अमोनियम गैस निकलती है, क्योंकि फूलों का रंग को उड़ा देती है। यह दम घोटने वाली गंध की गैस है। कौन? अमोनियम गैस है जो दम घोटने वाली गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, CO एक विषैली गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे CO से रहती है, विषैली गैस है, गाड़ियों के धुआं से निकलती है। इसका अनुसूत्र CO होता है, अनुभार 28 होता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है प्रश्न नंबर 132 की ओर। प्रश्न नंबर 132 में दिया गया है कि ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड में यदि हरे पौधे द्वारा 500 जूल सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो केवल पौधे द्वारा अवशोषित करके रखी जाती है और बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाती है। तो ऊर्जा के नियम के अनुसार 10% का नियम है, तो केवल 10% ही पौधे अपने पास रखेगा, बाकी सारा छोड़ देगा। तो इस प्रकार यदि वह 500 जूल ग्रहण करता है पौधा, तो कितना जूल? 500 जूल ग्रहण करता है तो केवल 5 जूल अपने पास रखेगा और बाकी सब छोड़ देगा। ठीक है, बाकी सब कहाँ छोड़ देगा? पर्यावरण में छोड़ देगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 133 की ओर। 133 नंबर प्रश्न दिया गया है। इसमें है अभिक्रिया दिया हुआ है, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो कौन सा अभिक्रिया इसमें सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी है जो सही नहीं है। दोनों अम्लीय मूलक कहे जाते हैं, ये गलत है। और 134 की ओर चलते हैं। इसमें दिया गया जब एक पिंड को किसी तरल में पूरा तरह से या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तब उस पर ऊर्ध्वाधर दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह किस नियम का द्वारा स्पष्ट किया गया है? तो यह किस नियम द्वारा स्पष्ट किया गया है? यह जो है किस नियम द्वारा स्पष्ट किया गया है? तो यह आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा स्पष्ट किया गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न चलते हैं। यदि आप लोगों को भारतीय संविधान और भारतीय हिस्ट्री पढ़ना हो तो पूरा वीडियो अपलोड है दोस्तों, वो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, और प्रीवियस ईयर की तरह उसे मैं अपलोड किया हूँ। पूरा बुक प्रीवियस ईयर वो घटना चक्र बुक में पीसीएस एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को मैं अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं, आपको वहाँ उपलब्ध मिलेगा। और अपनी तैयारी को और मजबूती प्रदान कर दोस्तों, और इसका लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलिए अंतिम प्रश्न को देखते हैं। कहा निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतर्ग्राहिक अभियान था? भारत का पहला अंतर्ग्राहिक अभियान कौन सा था? तो वो मंगलयान था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अंतर्ग्राहिक अभियान मंगलयान था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 5 नवंबर 1913 को प्रक्षेपित किया गया था, 1913 में किया गया था मंगलयान को, और 24 सितंबर 1914 को अंतरिक्ष में पहुंचा था मंगलयान। भारत का मॉम मिशन इस प्रकार विश्व का चौथा मिशन था। मॉम, मंगलयान को ही मॉम कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के ग्रुप में शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि अधिक से अधिक लोगों को पास ये वीडियो पहुंच सके और इसका लाभ उठा सके। और यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कराना ना भूलें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।